Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So इतना तो हमें मालूम ही है और आई होप आपको अभी तक के सारे लेक्चर्स बिल्कुल अच्छे लगे होंगे और अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ भाई अब मेरा हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया. सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू करेंगे, जो कि हम वन शॉट में करेंगे एज यूजुअल. अब इस चैप्टर में ना जो एफ ब्लॉक वाला पार्ट है उसमें से काफ़ी टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं. तो एफ ब्लॉक का ना बहुत छोटा सा ही पोर्शन आ रहा है, मेन पोर्शन आ रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को. तो इट मीन्स दैट डी ब्लॉक्स को आपको स्ट्रॉन्ग वे में करना होगा और एफ ब्लॉक्स का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है कि ये पार्ट आएगा, ठीक है, वो ही हम कवर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सो उससे पहले हमारा कोट ऑफ द डे है आज का, विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स. ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे हमारे पास हर एक दिन आता है, एक नई सुबह आती है, हमारे अंदर एक जोश भी आता है कि हमें कुछ करना है, राइट. हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, एक पावर आती है, विल पावर हमारी स्ट्रॉन्ग होती है कि भाई आज तो हम और अच्छा करेंगे, कल से और बेहतर बनेंगे, राइट. सो आज का कोट भी यही कहता है कुछ कि हर एक दिन, हर एक सुबह एक नई स्ट्रेंथ लाती है, एक नई सोच लाती है, एक अंदर से न्यू विल पावर आती है कि कल से बेहतर बनना है. आज हमें कल जो नहीं कर पाए थे आज वो करेंगे, साथ के साथ अपने टारगेट सारे अचीव करेंगे, जो कि हमारी सीरीज का नाम भी है ना, टारगेट एग्जाम 23. ऑब्वियस सी बात है. तो अब हम अपना इंस्पिरेशन लेके, अपने मोटिवेशन, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके अब हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, पहले अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक है क्या, राइट. तो डी एंड एफ ब्लॉक हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था कि ये कुछ हमारा पीरियोडिक टेबल होता है. इस कोने में जो होती है, ठीक है, पहले मतलब दो ग्रुप्स जो होते हैं वो होते हैं एस ब्लॉक के, इस साइड वाले जो भी हमारे ग्रुप्स होते हैं वो पी होते हैं. अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो एस और पी के बीच में प्रेजेंट है. एंड ऑब्वियस सी बात है, जो डी ब्लॉक होता है ना, या फिर डी ब्लॉक का नाम कैसे है, जिसमें डी ऑर्बिटल्स फिल होते हैं. तो ये जितने भी एलिमेंट्स है स्कैंडियम से हमारे पास जो यहाँ तक आपको दिख रहे हैं, राइट, एससी से सीएन तक जितने भी दिख रहे हैं वो क्या है हमारे पास, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है. तो हमें पता है एक ये लैंथेनाइड सीरीज होती है और एक ये एक्टिनॉइड सीरीज होती है. तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज ये दोनों मिलके क्या बनाती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाती है. और जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज जो है ना वो एस और पी ब्लॉक के कहीं ना कहीं बीच में लाई करती है, राइट. क्योंकि ये खुद भी एस और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट है. तो जो एस तरह की प्रॉपर्टी होती है और जो पी तरह की प्रॉपर्टी होती है उनके मिक्सचर्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एस एंड पी ब्लॉक की तरह सेम होती है कहीं ना कहीं, ठीक है. तो एज अ नेम सजेस्ट ऑफ दिस चैप्टर कि डी एंड एफ ब्लॉक है, तो सबसे पहले अब हम स्टडी करेंगे ओनली डी ब्लॉक, ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक से शुरुआत करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, डी ब्लॉक कौन सा है, ठीक है. तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, ठीक है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने सारे एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स निकाला है, मैंने सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स की यहाँ पे थोड़ी सी एक लिमिटेशन आती है जो मैं आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगी, राइट. तो इन सबको हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे. यहाँ से यहाँ पे इनके बीच में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स को बाहर निकाल के एक अलग से टेबल बना दिए जिन्हें हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं और उनको मिलके क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं,
राइट तो ये मेरे पास सारे एलिमेंट्स जितने भी आपको ग्रीन कलर के एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन कलर के बॉक्सेस में, उन्हें हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। और सबसे पहले अब मैं सारी की सारी बात डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ही करने वाली हूँ। सो डी ब्लॉक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या कहते हैं डी ब्लॉक की, अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहाँ पर जितने भी ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो है मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर इन सब में डी ऑर्बिटल को फिल किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डी ब्लॉक फिल होते जाता है और ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जितने एलिमेंट्स हैं, या आप बोल सकते हो ग्रीन कलर के बॉक्स में आपको जितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बेसिकली इनमें क्या होता है, हमारे पास कैसी होती है कॉन्फ़िगरेशन, NS2 ND, राइट, ND 1 to 10। डी ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते। तो यहाँ पर 4s को फिल करने से पहले मैं क्या फिल करूंगी, 3d, राइट, पहले 4s फिर 3d, राइट। याद करो ये हम किसके अकॉर्डिंग करते थे, ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जिन्होंने हमें बताया था कि हम एक चीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा वो पेनल्टीमेट शेल में जाएगा। पेनल्टीमेट मतलब एक शेल पहले, मतलब कि मान लो मैंने 3d को फिल करना है तो सबसे पहले 4s को फिल करूंगी फिर 3d की टर्न आएगी। समझ में आई बात, पहले 4s फिर 3d। तो कहने का मतलब क्या होगा, n-1 दैट इज पेनल्टीमेट ऑर्बिटल या पेनल्टीमेट शेल, एक पहले, ठीक है। और ये कौन बताता है हमें, ऑफ-बो प्रिंसिपल बताता है, जो कि हमें इस डायग्राम से पता लगता है कि सबसे पहले 1s फिल होएगा, फिर 2s, फिर 2p, देन 3s, 3p, 4s पहले फिल होएगा, देन 3d फिल होएगा, राइट। तो ये हमें ऑफ-बो प्रिंसिपल बताता है और उसके अकॉर्डिंग डी ऑर्बिटल्स में सबसे पहले पेनल्टीमेट शेल होगा, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज s और p दोनों एलिमेंट्स के कहीं ना कहीं बीच में लाई करती है, ठीक है। मतलब s ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होंगी और जो p ब्लॉक की प्रॉपर्टीज होगी उनका कुछ ना कुछ मिक्सचर इसमें हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को मिलता है, राइट। तो ये थी बेसिक बातें इसकी, ठीक है। पहले क्या थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, 3 to 12 में। इनको फिल करते हुए हमारे पास ऑफ-बो प्रिंसिपल को यूज करते हैं और यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो पेनल्टीमेट शेल में करेगा, दैट इज n-1, ठीक है। दैट इज अगर मेरे को 4s पहले फिल होएगा और फिर बाद में 3d होएगा। सिमिलरली 5s पहले फिल होएगा फिर 4d फिल होएगा, क्लियर। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, डी ऑर्बिटल एक पीछे चल रहा होगा, उसे कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। उसके बाद इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों पड़ा, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो s ऑर्बिटल और p ब्लॉक दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करती है, इसलिए इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पड़ा, क्लियर। आगे चलते, आगे क्या है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम इनकी बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमने इनकी बेसिक चीज पढ़ ली, दैट इज कि डी ब्लॉक होता क्या है, इनका नाम ट्रांजिशन क्यों आया, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है। अब हम इनकी बेसिक बात पढ़ते हैं कि इनका पोजीशन क्या है। ये पूरा मेरा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसकी पोजीशनिंग क्या है। तो पोजीशनिंग की बात करें तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं, ग्रुप 3 से 12 तक होता है, राइट। इनमें कौन से पीरियड्स आते हैं हमारे पास, सीरीज 3 से लेके, ठीक है, जो हमारे पास पीरियड 3 से लेके पीरियड 7 तक ये होते हैं, ठीक है। इनमें कौन से ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं, 3d, 4d, 5d, 6d एंड सो ऑन हम फिल करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3d, 4d, 5d, 6d को ही यूज करके हमने इनको ये नहीं बोलते बार बार कि पीरियड 3 है, ग्रुप 3 है, पीरियड 4 है, ऐसे बहुत हेक्टिक सा हो जाता है, ठीक है। तो हमने इनके नाम ही चेंज कर दिए। नाम कैसे चेंज किए, जैसे मेरे पास पहली सीरीज है, ठीक है, ये पहली सीरीज को क्या कहूंगी मैं, 3d सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगी, 3d सीरीज या कहूंगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसमें एलिमेंट्स कहां से कहां तक होते हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लियर।
नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट को हम क्या कहेंगे 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। क्या कहेंगे 4D सीरीज या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसमें भी सारे एलिमेंट्स होते हैं एटॉमिक नंबर 39 से लेके एटॉमिक नंबर 48, दैट इज यट्रियम से लेके कैडमियम तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट 2 सीरीज आने वाली है ना, थर्ड ट्रांजिशन एंड फोर्थ ट्रांजिशन, वहां से एलिमेंट्स को निकाल के लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड बनाया जाता है। देखते हैं कैसे। हमारे पास है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और इसे हम क्या कहते हैं 5D सीरीज भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5D ऑर्बिटल फिल किया जाता है इसलिए हम 5D सीरीज भी कहते हैं या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी कहेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहला एलिमेंट होता है लैंथेनाइड। लैंथेनाइड, फिर बीच के जितने भी एलिमेंट्स है डेट इज एटॉमिक नंबर 58 से लेके एटॉमिक नंबर 71 तक, वहां सारे के सारे को लैंथेनाइड सीरीज कहा जाता है जो कि F ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट है। फिर दूसरे आ जाए यहाँ से एटॉमिक नंबर 72 से लेके एटॉमिक नंबर 80 तक के, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास D ब्लॉक के। अगेन 6D सीरीज में देखते हैं, ये है हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, दैट इज एटॉमिक नंबर 89 एक्टेनॉइड, ठीक है, यहाँ से शुरू होती है एक्टेनॉइड सीरीज। एटॉमिक नंबर हमारा 90 से लेके 103 तक, ठीक है, वहां तक सारे के सारे एक्टेनॉइड सीरीज में आ जाते हैं जिन्हें हम F ब्लॉक में काउंट करते हैं, ठीक है। फिर एटॉमिक नंबर 104 से लेके 112 तक के सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या है D ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे हम देखते हैं अपने D ब्लॉक एलिमेंट्स को, राइट। कैसे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को बोलेंगे 3D सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को बोलेंगे 4D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को बोलेंगे 5D सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन को बोलेंगे हम 6D सीरीज। तो ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हम इसके पोजीशनिंग का नाम दे दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट अगेन एंड अगेन पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, हमने इसको सीरीज में कन्वर्ट कर देते और इसके पोजीशनिंग के बाद हम सीरीज में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जब हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, जो कि ऑव्बो सर ने हमें बताई थी कि हमारे पास एक मेथड होता है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का, राइट। हमने क्लास 11th के चैप्टर 2 में प्रिंसिपल स्टडी करे थे, जिनके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते रहते हैं उनके सबशेल्स के अंदर, राइट। जैसे कैसे जाता है 1s 2s 2p 3s 3p देन 4s 3d 5s एंड सो ऑन, हम ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किए जाते हैं। और ये रूल किसने बताया था हमें? ऑव्बो सर ने बताया था। तो नाम भी हमारे पास क्या बना? ऑव्बो प्रिंसिपल पड़ा, जिसमें हम कैसे रखते हैं उनको 1s 2s 2p 3s 3p 3d एक सीरीज में लिखते जाते हैं। s को एक लाइन में, p को एक लाइन में, d को एक लाइन में, f को एक लाइन में। फिर स्लांटिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं और उनको एक बैक से ज्वाइंट कर देते हैं। बैक से ज्वाइंट करने का मतलब क्या है? एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे जैसे जहां जहां कोई एलिमेंट आ रहा है उधर उधर को उठाते जाओ। देखो जैसे 1s आया, यहाँ से कर्व करके गया 2s आया, फिर यहाँ से कर्व करके गए 2p आया, फिर यहाँ से कर्व करते करते बीच में 3s आ गया। तो इसका मतलब क्या है? 1s 2s 2p फिर 3s भरेगा, फिर 3s को कर्व करते गए तो 3p आया और रास्ते में क्या आ गया? 4s आ गया। 3d ना आके 4s आ गया। तो इसका मतलब क्या है? 3s के बाद हमारे पास 3p फिल किया जाएगा और 4s फिल किया जाएगा एंड सो ऑन। हमारे पास ये सीरीज आ जाती है जो कि ऑव्बो सर ने दी थी और इसे हम क्या कहते हैं? ऑव्बो प्रिंसिपल कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाते हैं। क्लियर? तो अब हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखने को मिलती है? तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल हमने जब स्टार्ट किया था डी ब्लॉक एलिमेंट, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि n-1 डेट इज पेनल्टीमेट शेल में इनका d ऑर्बिटल फिल किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही रहती है n-1d 1 to 10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कितने इधर होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, तो इसलिए लिखा जाता है 1 to 10, ns 1 to 2। ठीक है, ns 1 to 2। n का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरा n का मतलब है 4, तो यहाँ पर क्या गया? 4s 1 to 2 और 4 - 1 3d 1 to 10।
क्लियर हो गया ना, एक पेनल्टीमेट शेल, अगर 4 की बारी चल रही है तो पहले 3D फिल किया जाएगा, अगर 5s की बारी फिल की जा रही है तो यहाँ पर पहले 4D फिर पहले 5s फिर 4D फिल किया जाएगा। क्लियर, तो ये हमारे पास मेथड होता है। अभी हम आगे और एक एग्जांपल लेंगे, फिर उधर से आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। लेकिन एक ये फॉर्मूला आप जनरली माइंड में फिक्स कर लो, क्या है फॉर्मूला, n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, क्योंकि s ऑर्बिटल में हमें पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, तो इसलिए नाम क्या गया 1 to 2। ठीक है, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 अकोमोडेट हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 d 1 to 10। क्लियर, ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आगे चलते हैं, आगे क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं निकल का। ठीक है, अब आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तो फैमिलियर होंगे ही होंगे, क्योंकि क्लास 11th में हमने यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की है। बट अगर क्लास 11th अच्छे से ना की हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो निकल का एटॉमिक नंबर मेरे को जल्दी से बताओ क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसको अकॉर्डिंग देख के चलूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास निकल का नंबर आ जाएगा 28। ठीक है, अब 28 में से आर्गन का नंबर क्या होता है 18, राइट, तो 28 में से 18 माइनस कर दिया, मतलब आर्गन एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस प्लेस करके हमने शो कर दिया कि 18 तक की कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ तक की सेम है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3d8 4s2, 3d8 4s2। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्यों, क्योंकि रूल है सबसे पहले 4s फिल किया जाएगा फिर 3d फिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन गए और 3d में 8 इलेक्ट्रॉन गए। क्लियर, तो पहले आर्गन तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब मेरे को किसको भरना है, सबसे पहले 4s को भरना है, तो सबसे पहले हुंस रूल को यूज करके हम 1 बाय 1 सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पे ऑर्बिटल है उनको फिल करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले 4s में गया, फिर 3d में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करेंगे, इनको डबल कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो इनको डबल कर देंगे। तो यहाँ पर देखो आप, तो ये मेरे पास तरीका हो गया एक ऑर्बिटल को फिल करने का। अब आप बोलोगे कि मैम ये दोनों को हम इकट्ठे भी तो कर सकते थे, नहीं, हुंस रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले सारा ऑर्बिटल जो भी है हमारे पास, जितने भी सब शेल्स हैं वो सिंगल फिल्ड होते हैं, फिर उसके बाद उसको ज्वाइन किया जाता है या उसके अंदर ग्रुपिंग की जाती है। तो इसलिए सबसे पहले सिंगल फिल्ड किया और फिर उनकी ग्रुपिंग की गई। तो ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है और ये हमारे पास ऑवो प्रिंसिपल के हेल्प से आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो क्लास 11th का टॉपिक एक बार और रिवाइज कर लेना, जो कि हमारे अकाउंट दैट इज वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लियर, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस तो आएंगे है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेप्शन ये आती है कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। ये बिल्कुल ही मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बोल दिया था कि सबको मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रही हूँ, सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल रही हूँ, राइट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब ही क्या होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाइक करें, या हम क्या बोल सकते हैं जिसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, मतलब कि डी ब्लॉक जो है ना, जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाली हो, राइट। जैसे अभी हमने निकल का केस देखा था, उसमें क्या था, लास्ट 2 ऑर्बिटल्स हाफ हाफ खाली थे, ठीक है, तो उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने के बाद क्या है यहाँ पे कि जो डी ब्लॉक है उसके में थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट हो तो मैं क्या बोलूंगी, ट्रांजिशन एलिमेंट कहूंगी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, Zn, Cd और Hg, इनको जब हम फिल करते हैं इनके डी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 3d10 है, यहाँ पे 4d10 है, यहाँ पे 5d10 है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इनके सारे डी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड है
और फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल को तो मैं ट्रांजिशन एलिमेंट कह ही नहीं सकती, राइट। तो यहाँ पर इनकी लिमिटेशन ट्रांजिशन एलिमेंट इनको ना बोल के इनको डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि इनके पास जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1 d एंड ns ऑर्बिटल। वो कई बारी डी ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में बहुत कम एनर्जी डिफरेंस आ जाते हैं, जिसके वजह से लिमिटेशन आ जाती है या एक्सेप्शन आ जाती है। ये एक्सेप्शन जनरली हमें क्रोमियम एंड कॉपर के केस में देखने को मिलती है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है इस डिफरेंस के वजह से। अच्छा स्टूडेंट्स, इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है कि अगर मैं नॉर्मल ट्रेंड देखूं तो उसके अकॉर्डिंग क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3d4 4s2 होनी चाहिए, बट देखने को क्या मिलती है 3d5 4s1। ऐसा क्यों? क्योंकि 3d5 जैसे ही हो जाता है, ठीक है, d5 मतलब हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी और हमें पता है हुंस रूल के अकॉर्डिंग हमारी हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाती है, जिस वजह से हमें 3d4 4s2 ना देख के जो होनी चाहिए थी वो ना देखकर 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉपर के केस में जो है एटॉमिक नंबर 29, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने को मिलनी चाहिए थी 3d9 4s2, राइट। 3d9 4s2 देखनी चाहिए थी, बट मिलती क्या है 3d10 4s1। ऐसा क्यों? s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल में चला जाता है और 10 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं, जिसके वजह से डी ब्लॉक जो है डी ऑर्बिटल जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है और 3d10 4s1 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की तरफ चली जाती है और इस वजह से हमारे पास क्रोमियम एंड कॉपर के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज दिखाई देती। तो ये दो एक्सेप्शन है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म्स में याद करनी है। मेन जो है क्रोमियम एंड कॉपर के, इसकी हर साल कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ ही जाती है। जनरली क्रोमियम की हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, बट स्टिल कॉपर की भी मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से याद कर लेना। नाउ अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, हमने उनकी क्या क्या चीज पढ़ ली, बेसिक चीजें सारा कुछ पढ़ लिया कि डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, पोजीशनिंग क्या है इनकी, ठीक है, इनको सीरीज में कैसे हम देखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में एक्सेप्शंस क्या आती हैं, ये सारी चीजें हम अच्छे से देख लिए। अब हम इनकी जनरल प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स देखेंगे। देखो, ट्रेंड्स के केस में हम क्या लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इन सारी वैल्यू के बारे में बात करेंगे। और जनरल प्रॉपर्टीज में हम इनकी मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे। देखो, मेटालिक कैरेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है ये शो करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है और एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और आ भी सकता है। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर ये अच्छे से होल्ड करेगा क्योंकि ये भेज भी सकता है अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक इनकी वैल्यूज आती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, फिर हाई डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है इनकी, नाउ हाई मैलिएबिलिटी, फिर हमें क्या देखने को मिलती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी हमें इनकी देखने को मिलती है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैव टिपिकल मेटालिक कैरेक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, इनके पास अगर नॉर्मल मतलब कि रूम टेम्परेचर अगर हम ले ले उस पे इनकी थर्मल कंडक्टिविटी या हम बोलते हैं टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर्स ये शो करते हैं एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज का केस क्यों होता है? क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2 की,
जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हमने अभी डिस्कस किया था, इनके पास 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसके वजह से यहाँ पर ये लोग जो हैं ये टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर नहीं शो करते। क्यों? मेटल्स कौन से होते हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सके। जब इनके पास हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये किसी और को देंगे ही नहीं अपना इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से इनके टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को नहीं मिलते। सिमिलरली एक और हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वेरी हार्ड एंड हैव लो वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? मतलब अपने वेपर्स जल्दी से क्रिएट करना, राइट तो इनके ये बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, जल्दी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि बहुत सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ऑब्वियस सी बात है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी के पास तीनों के पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 की, इस वजह से ये थोड़े से अलग होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से, राइट स्टूडेंट्स। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंड्स के साथ, ठीक है, ट्रेंड्स के साथ चलेंगे जिसमें हमने डिस्कस करना है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन अच्छे से डिटेल में समझते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब हम समझते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो इनके पास अगर देखा जाए तो इनके पास ग्रेट टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की लेन देन करने के लिए, ठीक है, दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इनके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। ऐसा क्यों? अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करूं, बेचारे एक घर में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लड़ाई तो होगी, बिग बॉस का चैनल यहाँ बन जाएगा डी ऑर्बिटल में, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होएगा, जब 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अंदर ही अंदर रिपल्जन बहुत ज़्यादा होगी, और जरी से भी मैं इनको मान लो कि एनर्जी देती हूँ बाहर से, काइनेटिक एनर्जी दूंगी या किसी भी फॉर्म की एनर्जी दूंगी, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जाने लग जाएंगे, राइट, बिल्कुल भागने लग जाएंगे, और जिसके वजह से ये जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इसका मतलब क्या, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जगह है, घर में जगह ज्यादा है, लड़ाइयाँ कम होंगी, और अगर लड़ाई कम हो रही है तो इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो उस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें क्या देखने को मिल जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। तो अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, डी और ब्लॉक को पढ़ने के लिए इनकी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये जो 3D सीरीज है, स्कैंडियम से लेके हमारे पास कॉपर एंड जिंक तक की, वहाँ तक की आपको सीरीज जो है वो अच्छे से याद करनी है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद करनी है, क्योंकि अभी मैं जो ट्रेंड चलाती जाऊंगी ना वो बिल्कुल फर्स्ट सीरीज को लेकर ही चलाती जाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज कौन सी हमारे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, क्लियर। ऐसी स्कैंडियम, टाइटेनियम के लिए Ti, वेनेडियम के लिए V, क्रोमियम के लिए Cr, मैंगनीज के लिए Mn, आयरन के लिए Fe, क्योंकि इसका क्या है, लैटिन नेम है ये, ठीक है ना, फेरस। देन कॉपर कोबाल्ट Co, निकल के लिए Ni, कॉपर के लिए Cu अगेन लैटिन नेम है, क्यूप्रस होता है, फिर उसके बाद जिंक Z, क्लियर। तो मेरे को क्या ट्रेंड देखने को मिलता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में, इधर से स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते जाते नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, राइट। स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है, वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम एंड मैंगनीज। यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है D5 की, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट केस में देखो, यहाँ से आयरन से जिंक में जाते जाते यहाँ पे क्या होता है, D6, D7, D8, D9, D10 देखने को मिलता है, मतलब जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो गए, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसके वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इन केसेस में लड़ाइयाँ बढ़ने लग जाएंगी, बल्कि इन केसेस में लड़ाइयाँ नहीं होगी। अब देखते हैं मैंगनीज में एक हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है। मैंगनीज की एक्सेप्शन क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होती है, और जो क्रोमियम है अभी हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की थी, D5 4s1 होते हैं,
3d5 4s1 होता है, जिस वजह से मैग्नीज पे भी थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। क्लियर? तो ये था मेरे पास ट्रेंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का इन केस ऑफ फर्स्ट सीरीज या 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे। क्लियर? तो आपको फर्स्ट सीरीज को ही लेके जनरली चलना बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है। फर्स्ट सीरीज अगर याद है उसके सारे ट्रेंड्स अपने आप याद हो जाएंगे। एक चीज याद रखो, सारे ऑलमोस्ट, सारे तो नहीं बोलूंगे, ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेंड्स है ना वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। तो इतना तो रट्टा मार लो कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते जाते नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते, ठीक है। देन आयरन Fe से जिंक तक जाते जाते नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाते हैं। इतना तो अच्छे से याद कर लो। तो ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया, दैट इज डिक्रीज हो गया। आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट है मेरे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अब आप सोचोगे एटमाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले एटमाइजेशन को ही समझते हैं। एटमाइजेशन को नाम से समझो, क्या है ये है हमारे पास कि जितनी एनर्जी मेरे को चाहिए, एक मेटालिक करैक्टर है, ठीक है। मेटालिक करैक्टर मतलब कि ऑलरेडी वो उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन, मान लो मैंने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, अब मुझे ना खाली खाली फील हो रहा, मेरे को इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बात है कि ऑलरेडी उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। मेरे को कितनी एनर्जी रिक्वायर है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से अडेप्ट करने के लिए या लेने के लिए, गेन करने के लिए, वो होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर? तो इसके टर्म्स में हम देखते हैं, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हमें हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो डी ब्लॉक भी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा। तो इसका ट्रेंड देखते हैं। तो इसका ट्रेंड क्या हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर जब हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं और वो क्या चाहेंगे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए और मैं कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल बन जाऊँ, राइट। बहुत ज्यादा चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन आ जाए आ जाए आ जाए, बहुत वेकेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज है, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इंक्रीज हुई। अब वही बात है, आयरन से जिंक तक जाते जाते क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुए, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कुछ कुछ ही जगह रहेगी, तो ये क्या करेंगे कि भाई थोड़ी सी दूरी बना के रखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अभी मत आओ, कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर रिपल्जन क्रिएट हो सकती है, जिस वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, फिर अगेन मैंगनीज के केस में क्या होता है, एक्सेप्शन देखने को मिलती है कि यहाँ पर मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। क्यों? अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो ऑलरेडी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 की, स्टिल इसकी एटमाइजेशन मैक्सिमम है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड होना चाहता है, ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो यहाँ पर इसलिए ये मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस या साइज, ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक साइज, तो इसकी अगर हम बात करें तो एटॉमिक और आयनिक साइज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं। एक आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहला आएगा हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम Z इफेक्टिव ZEFF से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहले मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूं, ये होते क्या। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में हमारे पास शेल्स है, क्लियर। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव है, शेल्स में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये न्यूक्लियस कितनी टेंडेंसी के साथ, कितनी पॉजिटिविटी के साथ इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस के पास कितनी टेंडेंसी, कितनी पॉजिटिविटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करके रखे, होल्ड करके रखे, उसे जाने ना दे, उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे हो गया, मान लो ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है,
ठीक है, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, ऑब्वियसली उसके बैक पे प्रेजेंट होंगे। तो जो न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिटल होएगा वो ज्यादा उससे अट्रैक्टेड रहेगा, फिर उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला, ये तो नॉर्मल सी बात है ना। बोलते हैं ना, मम्मी को हम बोलते हैं कि आप छोटे वाले को सबसे ज्यादा प्यार करते हो, है ना, जो घर में छोटा होता है उससे ज्यादा प्यार मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा क्लोज होता है, ठीक है, अभी छोटा है तो मम्मी के क्लोज होता है, राइट। तो जितना क्लोज वो न्यूक्लियस के होगा, ठीक है, उतनी अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कुछ यही बोलता है कि यहाँ पर बीच में काफी सारे ऑर्बिटल्स होने के वजह से लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है या फिर जो हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में काफी सारे ऑर्बिटल्स है जो कि शील्ड कर देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उधर तक अट्रैक्शन पहुंचते पहुंचते उसे शील्ड कर देते हैं, उसके बीच में एक कर्टेन का काम करते हैं, जिस वजह से एक स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है। क्लियर? अब आप मान लो ये मेरी स्क्रीन है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको बोर्ड जो दिख रहा है ये मेरी स्क्रीन है, क्या मैं इसके पीछे वाला देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि एक बीच में ये मेरे पास एक स्क्रीन आ गई, एक बोर्ड आ गया, तो क्या कर रही है, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल चोर चोरी करने आया, क्लियर, कैमरा के ऊपर उसने डाल दिया एक कपड़ा, ठीक है, तो क्या होगा, एक स्क्रीन बन गई जो कि मेरे को स्क्रीन के पीछे वाला काम, ये जो पीछे जो चोर चोरी कर रहा है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो क्या है, एक शील्ड बन गया। क्लियर? तो ये हमारे पास होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखते हैं ये दोनों कैसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक साइज को। ठीक है, तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जितना भी पावर है, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाए, मतलब वो होल्ड करके रख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली, तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये बाहर इलेक्ट्रॉन है, अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत सॉलिड है, तो डिस्टेंस भी कम होता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पास 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 आता जाएगा, जो चीज यहाँ थी अब वो पास आ गई, साइज कम हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिस वजह से साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमें ट्रेंड क्या देखने को मिलता है, इसको हम दो केस में लेके चलेंगे, पीरियड के अलॉन्ग एंड ग्रुप्स के अलॉन्ग। तो अगर मैं पीरियड के अलॉन्ग बात करूं, दैट इज हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम टू जिंक के बीच में, तो यहां मुझे क्या देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे जैसे स्कैंडियम से मैं मैंगनीज की तरफ जाऊंगी, क्योंकि यहां पर Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अब देखो ये न्यूक्लियस है, ये d ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको शील्डिंग कम देखने को मिल रही है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये थोड़ा सा पास हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास पास आते जाएंगे क्योंकि थोड़े हैं, ठीक है, न्यूक्लियस आराम से अकोमोडेट कर पा रहे, तो Z इफेक्टिव दैट इज न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक मुझे क्या देखने को मिलेगा, साइज कम होएगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा। अब आयरन और कॉपर और निकल, सॉरी कोबाल्ट और निकल, इन तीनों में एक अलग सा डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद अभी हम बात करते हैं पहले कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर की मैंने अभी आपको बताया था एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है 3d10 ठीक है, और जिंक की तो होती है 3d10 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, अब यहाँ पे Z इफेक्टिव काम नहीं करेगा, यहाँ करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये न्यूक्लियस, यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन, बीच में बहुत सारे ऑर्बिटल्स है, वो क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, स्क्रीन कर देंगे, एक स्क्रीन बना देंगे, बहुत सारे कर्टेन्स का काम करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जिस वजह से उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ वीक हो जाएगी। तो यहाँ अब हमें साइज इंक्रीज मिलेगा
क्योंकि कॉपर और जिंक के अंदर डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है और यहाँ पे जितने भी इंटरनल ऑर्बिटल्स है 1s है 2s है 2p है, ठीक है, ये सारे क्या करेंगे, शील्ड कर देंगे और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में न्यूक्लियस और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगी और जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि आयरन, कोबाल्ट और निकल में एक अलग सा ट्रेंड देखने को मिलता है। अलग सा ट्रेंड कैसे को देखने को मिलता है, यहाँ पर इस केस में क्या होता है, इन दोनों के Z इफेक्टिव भी होते हैं, अच्छा खासा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी लग रहा होता है। तो ये दोनों इफेक्ट ना एक दूसरे को खुद ही कैंसिल आउट कर देते हैं और तीनों का जो साइज है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है। तो इतना फर्क नहीं आता इनके साइजेस में, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, क्योंकि जो दोनों फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, मैंगनीज से, ठीक है, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, ठीक है, ये हमारे पास वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, इस साइड अगर हम जाते जाएंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज करते जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। देन आयरन, कोबाल्ट और निकल ऑलमोस्ट इनके साइजेस सेम रहते हैं, क्योंकि जो दोनों फैक्टर्स इफेक्ट करे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट निकल, कॉपर और जिंक, फिर इधर से जाते जाते हमारा जो साइज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप में देखा जाए तो ये मेरे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड सीरीज, ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ से फर्स्ट से सेकंड में जाते जाते सारे साइजेस बढ़ते, नॉर्मल सी बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, तो साइज भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन अब जब सेकंड सीरीज से थर्ड सीरीज में जाऊंगी, यहाँ पे कुछ और देखने को मिलते हैं। यहाँ क्यों कुछ और देखने को मिलता है, यहाँ पर लैंथेनियम में, ठीक है, जो हमारे लैंथेनियम है वहां पर हमें नॉर्मल देखने को मिलती है कि बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ा, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट इक्वल क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन आ जाता है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है, जहां पे 4f ऑर्बिटल को पहले भरा जाता है 5d ऑर्बिटल के बाद, ठीक है, 4f को पहले भरा जाएगा, 5d को बाद में भरा गया है। तो इस वजह से यहाँ पे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन आ जाता है और ये जो है साइजेस डिक्रीज हो जाते हैं, तो इन सब के ऑलमोस्ट साइज इक्वल हो जाते हैं। तो ये हमें यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलती है अलोंग द ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास लैंथेनियम वाली जो थर्ड हमारी ट्रांजिशन सीरीज है, वहां पे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन आ जाते हैं, जिधर 4f ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाता है कंपेरेटिवली 5d ऑर्बिटल के। इस वजह से सॉरी स्टूडेंट्स, इस वजह से यहाँ पे साइजेस जो है ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको एटॉमिक एंड आयनिक जो हमारे पास है, कि जो हमारी फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज है वहां पे हमें नॉर्मल इंक्रीज देखने को मिलेगा, सेकंड और थर्ड में हमें लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के वजह से साइजेस सेम देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट साइज सेम होते हैं, ठीक है। हम ये तो नहीं बोलेंगे बिल्कुल ही सेम है, हम बोलेंगे ऑलमोस्ट साइज सेम देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट पे अब हम चलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ये हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, क्लास 9, 10, 11 तक आयनाइजेशन एंथैल्पी तो पढ़ते आ रहे हो, तो बेसिकली मैं इसको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयंस बनाने की क्षमता, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मेरे को कितनी एनर्जी चाहिए अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उससे मैं क्या कहूंगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो मेरे पास कितनी एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दूं, उसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेसिक पहले मैं समझती हूँ, ठीक है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसे मैं क्या कहूंगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला इसको कहूंगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया इसे मैं कहूंगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या देखने को मिलता है, जब मैं पीरियड के अलोंग जाती हूँ, मूविंग लेफ्ट टू राइट जाती हूँ, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि देखो स्कैंडियम से, ठीक है, अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे स्कैंडियम है, यहाँ पर मेरा जिंक है, अगर आपके अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर स्कैंडियम है, यहाँ पर मेरा जिंक है, ठीक है। स्कैंडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, लेकिन जिंक के पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, रिपल्शन मैक्सिमम है।
तो इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड भी यहाँ पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट तक जाते जाते आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन वो आराम से निकाला जा सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं निकाले जा सकते। क्लियर? तो यहाँ पर मैं देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी जो नॉर्मली क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट तक जाते जाते एंथैल्पी की वैल्यू जो है, जो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम प्रेजेंट है तो इजिली रिमूव किए जा सकते हैं। लेकिन मैंगनीज के बाद जो आयरन टू जिंक हमारा शुरू होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होने की वजह से इजिली नहीं निकाले जा सकते। क्लियर? तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलती है। पहली एक्सेप्शन या पहला हम बोले कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है जिंक, कैडमियम और मरकरी की बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? अभी हमने डिस्कस किया था जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक के पास फुली फिल्ड d ऑर्बिटल 3d, कैडमियम के पास 4d फुली फिल्ड और मरकरी के पास 5d फुली फिल्ड। तीनों के पास 3d, 4d एंड 5d फुली फिल्ड ऑर्बिटल होने के वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलती है। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है क्रोमियम एंड कॉपर की बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बहुत हाई हो जाती है। क्यों? यहाँ पर स्टेबल D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। पहले क्या था, ये 3d5 4s1, एक इलेक्ट्रॉन निकालते क्या बन गया 3d5 और यहाँ पे कॉपर में 3d10 बन गया। स्टेबल हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। और हुड्स रूल ने कहा है जो हमारे पास यहाँ पर 3d5 डेट इज हाफ फिल्ड और जो 3d10 फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। इस वजह से ये स्टेबिलिटी अटेन कर लेती है और इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो थर्ड आयनाइजेशन के एंथैल्पी के केस में मैंगनीज, कॉपर, निकल, जिंक, ठीक है, इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ऑब्वियस सी बात है, कॉपर का केस अभी हमने देखा। जिंक ऑलरेडी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाएगा 3d10 हो जाएगा। ठीक है, वो भी स्टेबल है। मैंगनीज अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा 4s2, तो क्या हो जाएगा 3d5, अगेन हाईली स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमें ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता। ठीक है, मैं अपने अंदर से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हूँ। जैसे स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम क्या है 3d1 4s2। क्लियर? तो 3d1 में से कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो वो क्या है 3d2 4s2। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं 2, मतलब +1 भी शो करेगा +2 भी शो करेगा। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनके पास क्या है, जैसे जैसे डी ऑर्बिटल फिल हो जा रहा है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं और जा भी सकते हैं, है ना। तो इनके मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड इवनली यहाँ पर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, एक्सेप्ट स्कैंडियम एंड जिंक। क्यों? क्योंकि देखो स्कैंडियम के केस में क्या है, सिर्फ 3d1 4s2 है। तो डी ऑर्बिटल में से अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा आर्गन। ठीक है, फिर उसके बाद 4s2, बट एस ऑर्बिटल में से भी निकाल लेगा। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने एक साथ निकाल दे, दैट इज d1 और 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसके पास सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और यहाँ पर ये आर्गन जैसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। सिमिलरली जिंक क्या है 3d10 4s2। अब ना 4s2 में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो 3d10 बन गया, डी ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट। थर्ड ऑर्बिटल जो सीरीज होती है 1s होता है, फिर 2s 2p होता है, फिर 3s 3p 3d होता है, पूरा कंप्लीट हो गया थर्ड तक, स्टेबिलिटी आ गई। तो जिंक भी ऐसे ही सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो एक्सेप्ट स्कैंडियम और जिंक ये दोनों अपनी एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बाकी जितने भी हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनका ट्रेंड देखूं तो स्कैंडियम अभी हमने डिस्कस किया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? क्योंकि ये d1 में से और 4s2 में से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और क्या बन जाएगा स्कैंडियम Sc3 पॉजिटिव आर्गन बन जाएगा, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
नेक्स्ट जानते हैं जिंक के लिए। जिंक क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि जिंक जो है अपने 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके Zn2 पॉजिटिव आर्गन 3d10 बना देगा, जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसलिए स्कैंडियम और जिंक की हमारे पास एक्सेप्शन है, एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, बाकी सारे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को देते हैं। तो ट्रेंड देखा जाए पहले पीरियड के अकॉर्डिंग तो क्या देखने को मिलता है हमारे पास, स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते जाते नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ेगी। क्यों? ये 2 तरह की ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, वेनेडियम 3 तरह की, क्रोमियम 4 तरह की, मैग्नीशियम हमारे पास +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देन आयरन से हम जिंक तक जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है डिक्रीज करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज कर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बल्कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बजाय एक्सेप्ट करने में ज़्यादा बिलीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो जाती है। क्लियर? तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं मैंगनीज का। मैंगनीज की अभी मैंने आपको बात बताई कि +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, जो +2 और +7 है ये इसकी हाईली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। देखो इसकी क्या होती है, आर्गन 3d5 4s2 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले s ऑर्बिटल में से, तो क्या बन गया 3d5 बन गया। सिमिलरली अगर +7 की बात करूं तो d ऑर्बिटल के 5 और s ऑर्बिटल के 2 सारे निकाल दिए तो क्या बन गया, सिर्फ आर्गन की बन गई। तो दोनों ये जो कॉर्नर्स में दोनों है ये हाईली स्टेबल है। बाकी जितने भी बीच में प्रेजेंट है +3 +4 +5 +6 इनमें क्या d ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकली जा रहा है। ठीक है, 1 by 1 d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकली जा रहा है, जो कि स्टेबल है, लेकिन जितने +2 और +7 है उतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, +3 +4 +5 +6 ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंगनीज के केस में देखने को मिलती है। अब हम आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हमारा क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, राइट? ये हमने वहां पे अच्छे से डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है हमारे पास, जब एक मेटल आयन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे। ठीक है, एक मेटल है ऑलरेडी ही अपना फुल स्टेट में प्रेजेंट है, अब इसके पास मान लो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। सॉरी, ज्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, वेकेंट से इसके पास ऑर्बिटल पड़ा है, तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो और मुझे मुक्त करो, राइट? जैसे स्कैंडियम है, अपना d ऑर्बिटल से मान लो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, या s ऑर्बिटल से भी दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन दिए और फ्री हो गया, है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि कितनी टेंडेंसी है एक मेटल की M2 पॉजिटिव, डेट इज मेटल को एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने की, वो हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? तो जितनी उसकी टेंडेंसी होगी एक मेटल की 2 इलेक्ट्रॉन देने की, उतनी ही नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव का मतलब क्या, उतनी ही कम वैल्यू होगी, उतनी ही उसकी नॉट वैल्यू कम होगी। तो क्या देखने को मिलता है, ट्रेंड क्या देखने को मिलता है इस केस के अंदर, M2 पॉजिटिव से M तक। अच्छा, ये आपको पता है ये क्यों लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? सबसे पहले हम इसके, हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है कि हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है, इसलिए हम इसको M2 पॉजिटिव ऑब्लिक M लिखते हैं। हालांकि हो कह रहा है मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं। तो पीरियड के लॉग अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जाएंगे लेसर नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। क्यों? यहाँ पे देखो स्कैंडियम एक ही इलेक्ट्रॉन है फटाफट दे देगा, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है फटाफट दे देगा, तो क्या हो जाएगा, स्कैंडियम आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेगा। टाइटेनियम, अब इसके पास क्या, 2 तो d ऑर्बिटल में हो गए, 2 s ऑर्बिटल में हो गए, तो 2 तरह की ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम ऐसे जाते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास अगेन एक्सेप्शन आती है, जैसे कि मैंगनीज के आगे, निकल के आगे, कॉपर के आगे और जिंक के आगे। अब इसको स्टडी करते हैं ये कैसे है हमारे पास। तो सबसे पहले है हमारे पास मैंगनीज के केस में, मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 3d5 4s2।
ठीक है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होएगा, आर्गन 3d5 बन गया। अब हम जाते जाते थे बोल रहे थे कि नेगेटिव वैल्यू कम होती जा रही है ना, कि मतलब पॉजिटिव की तरफ वो शिफ्ट होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे उसने इलेक्ट्रॉन दिए बहुत स्टेबल हो गया, है ना। नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट के जिंक, वहां पे क्या 3d10 4s2, अगेन एस ऑर्बिटल में से दोनों इलेक्ट्रॉन फटाफट गए, तो जिंक 2 पॉजिटिव 3d10, अगेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। फिर कॉपर के केस में क्या हुआ, यहाँ पे 3d10 4s1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। तो कॉपर यहाँ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 3d10 की कॉन्फ़िगरेशन लेगा, जिसके वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर। अब इसमें एक और केस आता है जहां पर हम M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव पे जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स करेक्ट कर लेना, यहाँ पे M3 पॉजिटिव में जाएंगे, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो वो दे चुका है पहले ही, अब उसमें से मैं चाहती हूँ एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ जबरदस्ती, ठीक है। तो जिसकी टेंडेंसी ये हाई होगी M2 पॉजिटिव से M3 पॉजिटिव में जाने की, उसकी जो वैल्यू है ई नॉट वैल्यू की, वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, वो और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर भी हमारे पास एक्सेप्शन आती है स्कैंडियम के केस में। स्कैंडियम के केस में क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑलरेडी इसके पास 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब क्या बन गया 3d1 बन गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन देके 3d1 बन गया। अब ये बहुत जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है, बहुत जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और क्या बन जाएगा, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा और आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, जिसमें इसकी ई नॉट वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं जिंक। जिंक के पास क्या है 3d10 4s2, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑलरेडी क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव 3d10 बन गया। तो अब ये Zn3 पॉजिटिव बनना ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल है, तो इसकी ई नॉट वैल्यू बहुत ही हाई होगी, ये क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ई नॉट वैल्यू जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक वो होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम जाते हैं डायमैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक, ये स्ट्रॉन्गली अफेक्ट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड से। ऐसा क्यों होगा, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहाँ पर टेंडेंसी ज्यादा है, ये जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि रिपल्जन्स वगैरह इतने हैं नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत अच्छा है। डायमैग्नेटिक के केस में रिपेल क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिपल्जन हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट इतनी प्रेजेंट है और वो मैग्नेटिक इफेक्ट को रिपेल करने लग जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मैं बोलूँगी होच पोच हो गए, इतने सारे 10 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ऑब्वियस सी बात है एक घर भी टाइट हो जाएगा, राइट। तो वो ही डी ऑर्बिटल के साथ हुआ। फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं ये स्पेशल हमारे पास मेटल्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी मैग्नेटिक इफेक्ट से इफेक्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड देखते हैं कि हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कैसा ट्रेंड रहता है। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपको पता ही है, स्कैंडियम से जिंक तक। तो जब हम स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से पैरामैग्नेटिक मतलब कि क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होंगी ये चीजें। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज करके पैरामैग्नेटिक करैक्टर भी इंक्रीज करके। नाउ फ्रॉम मूविंग आयरन टू जिंक, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर मेरे पास डायमैग्नेटिक करैक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करके, राइट। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस जो हैं वो देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है कलर्ड आयंस क्रिएट करते हैं। तो इसका जो रीजन है हमारे पास वो है कि ये जो है ना, ये हाई ट्रांजिशन शो करते हैं। डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है ना, हमने हाइड्रोजन के केस में पढ़ा था N1, N2, N3। आई होप बिल्कुल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब यहाँ तक जो लेवल है वो 10 तक है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हुए, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएंगे, जो हमारी ग्राउंड स्टेट्स है उससे हायर एनर्जी लेवल तक जंप कर सकते हैं। जंप करके अब वो अपने स्टेट में वापस आएंगे। तो जब वो अपनी स्टेट में वापस आएंगे, वहां से वो कोई कलर्ड इम्पार्ट करते हुए आते हैं, जिस वजह से यहाँ पर कलर्ड आयन क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि डी ट्रांजिशन यहाँ देखने को मिलती है, डी ऑर्बिटल के अंदर ही इंटरनल ट्रांजिशन देखने को मिलती है, जिस वजह से कलर्ड आ जाता है, कलर्स इम्पार्ट हो जाते हैं और कलर्ड आयन क्रिएट हो जाता है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जहां पर हम एफ ब्लॉक को फिल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और एफ ब्लॉक हमें पता, अभी हमने डिस्कस किया था, लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड सीरीज, इन दो सीरीज को ज्वाइन करके हमारे पास क्या बनता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनते हैं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हमारे पास दो कैटेगरी में डिवीजन आएगी। सबसे पहले लैंथेनाइड्स एंड दूसरा आएगा हमारे पास एक्टिनोइड्स। तो स्टेप बाय स्टेप इनको स्टडी करेंगे। पहले हम लैंथेनॉइड्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम एक्टिनोइड्स को स्टडी करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमने वाले यहाँ पे लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड सीरीज अगर हम देखें, वहां पर टोटल 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सीरियम Ce से लेके हमारे पास लेटिनियम दैट इज Lu तक लेके, ठीक है। इधर इसको लैंथेनॉइड सीरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लैंथेनॉइड जो है, हालांकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद से शुरू होते हैं जो 14 एलिमेंट्स, वो लैंथेनॉइड सीरीज में आते हैं। अब आपने देखा होगा, जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल होता है उसके नीचे दो सीरीज होती है ना, उसमें से जो सबसे पहली सीरीज है लैंथेनॉइड, उसे हम कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, और इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं लैंथेनॉइड को अच्छे से डिटेल में स्टडी करूं, तो सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। अब एज ए लैंथेनॉइड सीरीज ये क्या है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल रोल प्ले करेगा और एफ ऑर्बिटल यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने को मिलती है? 6s2 5d 0 to 10। अब यहाँ पे d ऑर्बिटल एम्प्टी भी हो सकता है, तो इसलिए हम 0 to 10 यहाँ पे लिखेंगे। एंड देन 4f1 to 14, ठीक है। f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने मेंशन किया 1 to 14। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 6s2 5d 0 to 10, मतलब कि 0 से 10 तक के कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देन 4f1 to 14। क्लियर? अब इसके पढ़ेंगे अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब जैसे डी ऑर्बिटल्स हैं, वहां पर हमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली थी, लेकिन लैंथेनॉइड सीरीज में हमें सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, दैट इज +3, ठीक है। वैसे तो +2 और +4 भी मिलती है, लेकिन वो बहुत जल्दी, उनकी इनॉट वैल्यू जो होती है इतनी नेगेटिव होती है कि वो बहुत जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन और दे के या लेके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वजह से जो लैंथेनॉइड सीरीज है उसमें हमें सिर्फ एक तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अभी मैंने डिस्कस किया था, वो कॉन्ट्रैक्शन जिसमें 4f ऑर्बिटल पहले फिल किया जाता है 5d से पहले, इस वजह से इसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जहाँ पे 4d ऑर्बिटल की फिलिंग पहले होती है 5d ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या कहेंगे? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? इस वजह से हमारे पास क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो हो जाता है। हालांकि जो भी ऑर्बिटल्स का सेट है वो सेम ही रहता है, जस्ट शील्डिंग इफेक्ट की जो बात है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। इस वजह से अगर हम ग्रुप वाले पार्ट में जाए, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया के ग्रुप वाले पार्ट में जाए, तो वहां पर क्या होता है? हमें पहली ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में इंक्रीज देखने को मिला था।
हालांकि जब हम सेकेंड से थर्ड में गए थे तो साइज जो है सेम हो गया था, क्योंकि वहां पे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन ही हो रही थी। वहां पे 4f ऑर्बिटल पहले फिल हो रहा था, उसके बाद 5d ऑर्बिटल। और 4f ऑर्बिटल जो होते हैं, या 4f बोलो या f ऑर्बिटल की बात करूँ, इनकी शील्डिंग बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम शील्डिंग शो करते हैं। हालांकि s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा शील्डिंग शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट है अब हमारे पास एक्टेनॉइड्स। अब 4f जब ऑर्बिटल फिल हुआ तो वो हो गया लेंथेनाइड्स। तो 5f ऑर्बिटल जब फिल होएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टेनॉइड्स। वो एलिमेंट्स जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में जा रहा होगा उसे मैं क्या कहूंगी, एक्टेनॉइड्स कहूंगी। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 5f में जाएगा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, तो 5f 1 to 14, 6d 0 to 10, 7s2 ऐसा ऑर्बिटल फुली फिल्ड। अगेन 5f यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते, तो 1 to 14 हो गया। देन 6d यहाँ पे 0 to 10 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन 0 भी हो सकता है, तो इसलिए 6d 0 to 10, 7s2 ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो एक्टेनॉइड्स के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन जो डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही है। क्यों इनके पास वेरिएबल है, क्योंकि 5f 6d एंड 7s इन तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी लेवल्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होने के वजह से यहाँ पे वेरिएबिलिटी आ जाती है, लेकिन डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3। अब आप देख रहे होगे लेंथेनाइड और एक्टेनॉइड में से कितना कितना पार्ट कट हो गया, तो ये टॉपिक्स ही सिर्फ इसमें हमने स्टडी करने थे। आप ये सिलेबस में भी चेक कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारी बात लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स के बारे में। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि दोनों f ऑर्बिटल्स के पार्ट है, लेकिन इन दोनों लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। तो वो सिमिलैरिटीज हैं, सबसे पहले बोथ एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों के पास जो डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। नेक्स्ट हमारे पास है बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली रिएक्टिव। देखो इन जो हमारे पास f ऑर्बिटल है, ठीक है, जो f ब्लॉक एलिमेंट्स है उनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये बहुत हाईली रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी बैठे होते हैं, मैं इनको थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगी ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन फटाफट निकाल देंगे। ठीक है, तो लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स में दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट देखा जाए थर्ड, तो इनमें दोनों में ही ऑब्वियस सी बात है f ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो f ऑर्बिटल सबसे पहले फिल किया जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर f ऑर्बिटल में ही जाता है। तो हमारे पास ये सिमिलैरिटीज है लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स के बीच में। नाउ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। d एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए प्रॉपरली फिनिश। आई होप बिल्कुल आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है भी तो आप कमेंट में बिल्कुल बताएं कि आपके क्या डाउट्स है, सो दैट हम आपकी सारी क्वेरीज को कंप्लीट करेंगे। तो ये चार्ट है, ये हमारा टाइम टेबल है, ये तो ऑलरेडी आपके पास होगा ही नहीं, और अगर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक टेस्ट रेडी है, वो टाइम जरूर करना और फिर उसको कल चेक करना। सो टिल दैट स्टूडेंट्स, टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रिपरेशन करना और इस सीरीज के साथ रेगुलरिटी के साथ मेंटेन रहना। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, एंड आई होप आप लोग बिल्कुल रेडी हो नेक्स्ट लेक्चर के लिए।